बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग और वेलकम करेंगे आपको इस शो में जिसका नाम है सुबह से आगे, इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। मेरा नाम अनम अहमद है। मेरा नाम आयशा है और आज इंतहाई शदीद किस्म की ठंड है इस्लामाबाद के अंदर। और मैं इस साल की अगर सबसे ज़्यादा ठंडी सुबह इसको कहा जाए ना तो ये गलत नहीं होगा। एटलीस्ट मुझे तो फील हो रही है। बाकी बहुत ही ज़्यादा आज तो, बल्कि फॉग भी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही थी रास्ते में आते हुए। रास्ते पूरी तैयारी के साथ आई कि ठंड स्टूडियो में भी ना लग जाए इनको। अच्छा, वैसे इतना मोटा है नहीं ये, मैंने सिर्फ स्टाइल के लिए पहना था, लेकिन बहुत ही ज्यादा ठंड है। आपको नहीं फील हो रही? नहीं, मुझे फील हो रही थी, बट मुझे ये नहीं पता कि आज सबसे ज्यादा ठंड है। नहीं, सबसे ज्यादा तो मैं अपने तौर पे कह रही हूँ क्योंकि मुझे लग बहुत ज्यादा रही है। खैर, लेकिन नतिया गली और वादी नीलम की अगर हम बात करें ना, वहाँ पर बर्फबारी हुई है और वहाँ पर शदीद सर्दी हो रही है। ये ठंडी हवाएं वहीं से आ रही है, ये इस्लामाबाद वालों को पता लग जाता है। ठंडी हवाएं आपकी तरफ से कभी भी नहीं आई है। मैं अब इस पर कुछ नहीं कह सकती। बहरहाल जी, हम नथिया गली की बात करें तो रुई के गाले उतर आए, सयाह भी खुश हो गए, वहाँ पर जो जाने वाले लोग जो प्लान कर रहे थे वो भी खुश हो गए। हुक्काम की जानिब से सयाहों को गलियात के सफ़र के दौरान टायरों पर चेन के इस्तेमाल की हिदायत की गई है, क्योंकि जब भी बारिश होती है या फिर स्नोफॉल होती है तो सड़कों पर फिसलन हो जाती है, गाड़ी के फिसलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो आपने एहतियात के साथ जाना होता है। ज़रूर जाएँ आप नथिया गली और गलियात, इन सब जगहों को इंजॉय करें इस बर्फबारी में। वैसे बहुत खूबसूरत लग रहा है, मेरा भी दिल कर रहा है, मैंने वीकेंड ज़ाया कर दिया। जाना चाहिए था, जाना तो चाहिए था, लेकिन हमें पता नहीं था ना कि इतनी ज़्यादा ठंड हो सकती है। लेकिन अब इम्पोर्टेंट ये है कि आपने मुकम्मल एंजॉय करना है, लेकिन एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसे में ना मुझे अम्मी और अम्मा होती थी ना, वो याद आ जाती हैं, क्योंकि कहती है बेटा ठीक है जाओ एंजॉय करो, लेकिन अपना ख्याल भी बहुत ज़्यादा रखना है। तो सिर्फ अपना ख्याल नहीं रखना, उसके साथ साथ फैमिली का ख्याल भी रखना है। थोड़ा सा और बता देते हैं मौसम के बारे कि मुल्क के शिमाली इलाक़ाजात जो हैं वहाँ पर शदीद सर्दी है। स्कर्दू और अस्तोर में पारा -4 तक गिर चुका है। हुंजा और मालम जबा की बात करें तो वहाँ पर दर्जा हरारत -3 रिकॉर्ड किया गया है। और बलूचिस्तान में कलात का पारा -5 और कोयटा -2 तक गिर गया है। -9 दर्जा हरारत लाहौर का है इस वक्त। पेशावर में मनफी नहीं है, 9 दर्जा हरारत, सॉरी, मैं कहाँ लाहौर को -9 पहुँचा रही हूँ। अच्छा जी, पेशावर जो है वहाँ पर पारा 7 है, कराची में 12 और इस्लामाबाद का भी। अब आप मान जाइए, इतनी ठंड आपको लग रही है कि आपको 9 जो है ना -9 लगना। मुझे लग रहा है कि आयशा वो बात का असर हो गया और मुझे लग रहा है कि मुझे क्यों नहीं उस तरह से ठंड जो है वो लग रही है। बहरहाल जी, बाकी दीगर शहरों का मौसम कैसा है वो भी आपको बता देते हैं। इस वक्त मौसम मुख्तलिफ शहरों का क्या है वो आपको ज़रा बताते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं इस्लामाबाद की, जहाँ पर कम से कम दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड है और ज़्यादा से ज़्यादा 17 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। यहाँ पर धुंध भी है और ठंड भी। जिस तरह आयशा बता रही थी कि ठंड बहुत ज़्यादा हो गई, इनको तो बहुत ज़्यादा लग रही, तो अच्छी खासी ठंड यहाँ पर हो चुकी है। लाहौर में कम से कम 7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। कराची में कम से कम दर्जा हरारत 23 है, वहाँ पर अभी ठंड के इम्कानात नहीं हैं और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। अच्छा, कराची में भी धुंध, अब मैंने यहाँ तक सुना है कि कराची तक भी धुंध जो है वो चली गई है। पेशावर का जिक्र कर लेते हैं। यहाँ पर कम से कम दर्जा हरारत 5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और ज़्यादा से ज़्यादा 19 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। यहाँ पर भी रेजी थोड़ा सा मौसम हमें देखने में मिल रहा है। इसके अलावा आखिर में बात करेंगे हम कोयटा की। यहाँ पर कम से कम दर्जा हरारत -3 है और ज़्यादा से ज़्यादा 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। तो जनाब, कोयटा में अच्छी खासी ठंड पड़ रही है। हम यहाँ पर इस्लामाबाद में होते हुए हमें लग रहा है कि ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है। वहाँ पर -3 तक चला गया टेम्परेचर। तो इमेजिन करें। अच्छा ब्रेक मिल गया, मैंने अपनी चाय को बहुत एंजॉय किया है। आपने बहरहाल तैयारी पूरी कर लेनी है, जैसे कि अनम ने बता दिया है कि आज पूरा दिन कितना कम रह सकता है दर्जा हरारत और कितना ज़्यादा रह सकता है, तो उसके मुताबिक अपनी तैयारी करके घर से बाहर निकलिएगा। वैसे मोस्टली तो लोग ऑफिस के लिए निकल चुके होंगे। खवातीन, वैसे मैं एक चीज़ सोच रही थी, खवातीन का शिकवा होता है भाई वीकेंड था, छुट्टी थी, चलो घर के काम कर लें, थोड़े से कपड़े वपड़े धो लें। अब सूख ही नहीं रहे, 3-3 दिन 4-4 दिन कपड़े जो हैं वो। हम नहीं करते, इतनी ठंड में कोई काम नहीं होता है घर में, स्पेशली जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है ना। तो मुझे याद है बचपन में भी ऐसे होता था, अम्मी कहती थी बेटा दरवाज़ा बंद करो, बाहर निकलना ही नहीं है, ज़रूरी नहीं है। अच्छा जी, इस वीकेंड के दौरान जो कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं थोड़ी सी ज़रा वो आपको बता देते हैं। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर आप सब जानते हैं, आप सब फॉलो भी कर रहे होंगे, थोड़ा सा ज़रा उसके ऊपर तज्जिया लेते हैं और आपको बताते हैं कि हुआ क्या लातिन अमेरिका में, जहाँ पर 36 साल के बाद अमेरिका की तरफ से बराह रास्त फौजी मुदाखलत हुई और एक हलचल मच चुकी है आलमी सियासत के अंदर। और ये इस तरह की खबर थी जिसके बाद मैं भी थोड़ा सा सोचने पर मजबूर हो गई, हमारे मुबसरीन भी सोचने पर मजबूर हो गए कि भाई ये क्या नज़ीर कायम की जा रही है अमेरिकी सदर ट्रंप की तरफ से। अब
अमेरिकी फोर्सेज जो हैं उन्होंने वेनेजुएला पर अटैक किया और उसके बाद जो उनके सदर थे निकोलस मादुरो और उनकी अहलिया को पकड़कर अमेरिका मुंतकिल कर लिया दिन दहाड़े। अमेरिकी सदर जो है ट्रंप, उन्होंने उनके खिलाफ मनशियात की स्मगलिंग और तबाहकुन हथियार रखने के इल्जामात में अमेरिका में मुकदमा चलाने का ऐलान किया है। बहुत सारे सवालात खड़े हो जाते हैं कि भाई लीगल जस्टिफिकेशन इसकी क्या है, मॉरल जस्टिफिकेशन इसकी क्या है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की अगर बात की जाए तो किस तरह से जो है ना इसको जस्टिफाई किया जाएगा। बहुत सारे ममालिक तनकीद भी कर रहे हैं। सवालात बहुत सारे खड़े हो गए हैं, बहुत सारे ममालिक तनकीद कर रहे हैं, बहुत सारे ममालिक जो है उन्होंने खामोशी इख्तियार की हुई है, वो इस पर कोई स्टेटमेंट जारी नहीं कर रहे। लेकिन शायद इस तरह की कार्रवाई कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। बहुत ही इंतहाई खुफिया तरीके से ये कार्रवाई की गई है और शायद ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वेनेजुएला पर कोई कार्रवाई हो सकती है, कोई फौजी कार्रवाई हो सकती है या कोई एयर स्ट्राइक हो सकती है, लेकिन उनके सदर को ही उठा के ले आए। और खुफिया तो नहीं थी, पूरी दुनिया ने देखा कि क्या हुआ वेनेजुएला के अंदर। देखा तो है सबने, लेकिन उससे पहले जो प्लानिंग हो रही थी वो हवा भी नहीं लगने दी। अच्छा जी, वेनेजुएला के सदर जो है उनको आज न्यूयॉर्क की अदालत में पेश किया जाएगा और उनके साथ उनकी अहलिया भी डेफिनेटली मैनहट्टन की अदालत में पेश होंगे। अब देखना यह है कि यहाँ पर क्या उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका की ये जो पॉलिटिक्स है इसने पूरी दुनिया की नज़रें जो है ना उस एक कॉन्टिनेंट की तरफ लगा दी हैं। अब देखना यह है कि यूएन इसमें क्या किरदार अदा करता है, सलामती काउंसिल की तरफ से क्या किया जाता है। इस वक्त हम ये देख पहले को भी कुछ किया गजा के मामले। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसको हम बार बार उठाते भी रहेंगे डेफिनेटली। ये बहुत ही आपका अच्छा सवाल है। हम चलते हैं ज़रा, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं यूएसए से ही है जर्नलिस्ट माहीन ने हमें ज्वाइन किया है। उनकी तरफ चलते हैं और उनसे जानते हैं कि इस वक्त अमेरिका के अंदर किस तरह से देखा जा रहा है इस सारी सूरत हाल को। माहीन, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले हम तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे डेफिनेटली, लेकिन क्या अमेरिका में, अमेरिकन पॉलिटिक्स में और वो तमाम लोग जो अमेरिकन पॉलिटिक्स पर गहरी नज़र रखते हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऐसा कुछ इकदाम किया जा सकता है ट्रंप की तरफ से? जी, अस्सलाम वालेकुम आयशा और अनम। इट टुक एवरीवन फॉर अ सरप्राइज। रिपब्लिकन्स, डेमोक्रेट्स सब थोड़े सरप्राइज थे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। डेमोक्रेट्स ऑब्वियसली ऑन द अटैक थे कि कांग्रेशनल कंसेंट नहीं की गई, कांग्रेस के थ्रू ये पास नहीं किया गया और एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इन अ वे ट्रम्प जस्ट वेंट अहेड विद इट, राइट। दूसरी तरफ से रिपब्लिकन्स जो हैं वो बैक कर रहे हैं बट दे आर नॉट वेरी वोकल अबाउट इट, बिकॉज अगर देखा जाए इससे पहले ट्रम्प की जो है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प की रेटिंग्स काफ़ी लो थी जो आई हैं पोलिंग्स अभी एक्सेप्टेंस रेट में बिकॉज ऑफ द स्टेट ऑफ इकोनॉमी। तो लोगों को है अगर ये इनकी अमेरिका फर्स्ट, अगर दैट इज हिज इंटायर लोगो अमेरिका फर्स्ट, तो ये दूसरी जगहों पे इस तरीके से क्यों हुआ जा रहा है जब हम इन्फ्लेशन यहाँ हाई है, ग्रोसरी प्राइसेस यहाँ हाई हैं। ऑफ कोर्स यूएस इज फ्रेमिंग इट एज ये नारकोटिक टेररिज्म के सूरत में था और इनकी जो वेनेजुएला के इलेक्शंस थे वो सही तरह नहीं हुए थे, दे वर रिग्ड, फ्रॉडुलेंट थे। तो दो तीन चीज़ें लेके ये इतना बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक की गई है। 40 civilians along with people from the Maduro government have lost their lives. लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, हम दोनों चीज़ें देख रहे हैं। हम सेलिब्रेशंस भी देख रहे हैं दुनिया के डिफरेंट कोनों में। इतनी बड़ी वेनेजुएला की डायस्पोरा है, 7 मिलियन जैसे कह रहे हैं, जो एग्जाइल में गए हैं, जो एरियाज ऑफ मिड्रिड स्पेन में हैं, मायामी फ्लोरिडा में हैं, वो जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं फाइनली वेनेजुएला विल सी अ होपफुल डे ऑफ फ्रीडम। दूसरी जानिब से जो अपोजिशन पार्टी के जो मडोरा के अपोजिशन में थे, दे आर obviously having a very opposite reaction to all of this. Protests भी जारी हैं, भी सामने आ रहा है। अच्छा माहीन, मैं ये जानना चाहूंगी, अमरीकी जो वजीर खारजा है मार्को रूबियो, उनकी तरफ से कहा गया है कि भाई तेल के ज़खायर हासिल करना इसका मकसद नहीं था। तो फिर अमेरिका के अपेरेंटली मकासद जो है वो क्या नज़र आ रहे हैं? वैसे तो कहा जा रहा है कि शायद मनशियात के खिलाफ ही ये एक लिहाज से क्रैकडाउन था, यही कार्रवाई सारी जो है वो मनशियात पर बेस कर रही थी, लेकिन वैसे पूरी दुनिया इसको देख रही है कि शायद तेल के ज़खायर पर अमेरिका की नज़र थी। अब मैं शायद का लफ्ज़ लगा रही क्योंकि वहाँ से तरदीद आ रही है, तो आप इस पर गहरी नज़र रखती हैं, बताएं ज़रा असल मकसद क्या था? हाँ, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। दो स्टेटमेंट्स सामने आई हैं डोनाल्ड ट्रंप की और उसके बाद मार्को रूबियो की। हमें पता है डोनाल्ड ट्रंप जस्ट जनरली इज़ वेरी अनफिल्टर्ड, तो उनकी स्पीच में कहा गया है उन्होंने 15 मरतबा एटलीस्ट ऑयल का लफ्ज़ ज़रूर बोला था जब उन्होंने वेनेजुएला की बात की है, और इलेक्शंस और ये सारी चीज़ें, डेमोक्रेटिक प्रोसेस, नन ऑफ दैट केम अहेड एज मच। और फिर जो मार्को रूबियो उन्होंने थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली उसकी थोड़ी मैसेजिंग की है, और डेफिनेटली ऑयल इज़ फ्रंट एंड सेंटर। एवरीवन नोज दिस दैट वेनेजुएला पे बहुत अरसे से एक ऑब्वियसली
टेंशन तो दोनों मुल्कों में हमेशा रही है, लेकिन एक स्ट्रेटेजिक सेंस में, जियोपॉलिटिकल सेंस में ऑयल की तरफ भी था, और दूसरा अगर देखा जाए जिन कंट्रीज के साथ अलायंसेस हैं वेनेजुएला की, स्पेशली विद द गवर्नमेंट दैट वाज जस्ट जस्ट इज गेटिंग ओवरथ्रोन सिंगल हैंडेडली बाय ट्रम्प, कौन है वो? क्यूबा है, रशिया है, चाइना है। तो उस सेंस में भी अगर हम देखा जाए पावर प्ले हो रहा है, ऑलमोस्ट लाइक अ चेंज ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर एज वी सी इट। व्हाट अलार्म्ड मेनी पीपल वर दैट अगर इसको थोड़ा सा एनालाइज किया जाए, थोड़ा सा माजी करीब में जाकर, थोड़ा सा पास में जाकर, हमें याद है, आई डोंट नो ये कहीं पर डिस्कस हुआ या नहीं हुआ, लेकिन जिनको नोबेल पीस प्राइज मिला है वो वेनेजुएला की ऑपोजिशन लीडर है मरिया कोरिना। तो हम क्या समझेंगे कि नोबेल कमेटी के ऊपर भी क्या किसी किस्म का कोई प्रेशर इस तरह से हो सकता है कि एक नया जो है ना रूलर या एक नया नाम उसको तैयार किया जाए, दुनिया के सामने रखा जाए कि अगर 1 महीने के बाद वेनेजुएला के अंदर रजीम चेंज होती है तो दे विल हैव अ पर्सन जो कि ऑलरेडी नोबेल पीस प्राइज अपनी डेमोक्रेटिक वैल्यू और उसके ऊपर खिदमात की वजह से जीत चुके हैं। बिल्कुल, और आपने मरिया की बात की, उनके अगेंस्ट भी बहुत स्ट्रॉन्ग वर्डेड बातें ट्रम्प ने बोली हैं, विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग फॉर मेनी पीपल हु आर लुकिंग एट इट कि स्ट्रेटेजिकली क्या सोचा जा रहा है, बिकॉज उनके साथ तो पॉसिबली अलायंस भी कर सकते हैं इन ऑर्डर टू ब्रिंग पीस एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन, राइट। जब आपने बात की है पीस की या लॉज की, ऑफ कोर्स दिस was against the law. It's unconstitutional, but also the international law. UN has also put a very strong worded statement saying कि Security Council की एक emergency में meeting होगी Monday को, which is tomorrow Pacific time और New York के time से अगर देखा जाए, क्योंकि यहाँ भी Sunday night है। तो अगर it's really interesting, जैसे आप Monroe Doctrine 2.0 हो गया है, it's like colonization all over again, imperialism to the fullest and almost very blatantly, right? कि checks and balances कौन रखेगा? आपने earlier बात की थी गाजा में जो हो रहा है उसके ऊपर यूएन ने क्या किया, तो ये बॉडी थोड़ी अब एक almost powerless लगने लगी है इस सिचुएशन में भी। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट वेनेजुएला ना माहीन, अब तो कोलंबिया और जो दीगर लैटिन अमेरिका के ममालिक हैं उनको भी धमकियां देना शुरू कर दी हैं ट्रंप ने। तो आई वंडर व्हाट हैपेंड टू दैट मागा नैरेटिव ऑफ ट्रंप, या फिर अमेरिका फर्स्ट की जो बात करते हैं, एट द एंड वो आकर अपने सेकेंड टेन्योर के अंदर वही सब कुछ कर रहे हैं जो अमेरिका हमेशा से करता आया है। एब्सोल्युटली, और देखिए जिन 6 कंट्रीज की आप बात कर रही हैं, चिली, कोलंबिया, ब्राजील, मेक्सिको, यूरुग्वे, इन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स दिए हैं। अगर आप यूरोप को देखें तो उन्होंने तो बहुत ही मेजर्ड तरीके से बोला है, बहुत ही माइल्ड वर्ड्स बोले हैं, लेकिन इन सब ने बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स दिए हैं, क्योंकि वी आर सीइंग अ वर्ल्ड ऑर्डर चेंजिंग एज वी गो। आई मीन 2026 इज अ बिग ईयर फॉर यूनाइटेड स्टेट्स, इट्स आवर इलेक्शन ईयर। तो इसमें अगर इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स and how it plays out for the Trump camp. We feel personally, watching it within America, he wanted to do something very dramatic to win his, to win his base back and to win beyond his base as well, because right now he is not in a good place. Exactly. बिल्कुल सही है। अच्छा माहीन, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप की ये सारी बयानबाजी, और बयानबाजी से निकलकर अब तो खैर उन्होंने कार्रवाई भी कर ली है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के जो बहुत ज़्यादा करीबी समझे जाने वाले इलॉन मस्क, उनकी जानिब से वो एक अलग ही ग्रुप में खड़े हुए हैं या बिल्कुल दूसरी साइड पर खड़े हुए टेबल के। उनकी तरफ से बाकायदा एक तो हिमायत सामने आई है, फिर उन्होंने कहा है कि इंटरनेट की सप्लाई जो है पूरे वेनेजुएला को दी जाएगी। ये सारी सूरत हाल आप किस तरह से देख रही हैं? हाँ, इलॉन मस्क भी एक बड़े इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हैं। He almost was the right hand of Trump when Trump had taken office, but then Trump kind of dropped him right in the middle of it, and then Elon Musk was trying to find his bearing. लगता है कि उन्हें पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है। उन्होंने जब मागा के बारे में इतना ज़्यादा बोला और उनको इतना इंडोर्स किया, तो उस वक्त से पता चल गया था अबाउट हिज पॉलिटिकल इंटरेस्ट एंड इंटेंट। तो हो सकता है ही इज ट्राइंग टू make a play over here and trying to put his, presence in the political landscape of America at the moment. क्योंकि I think बहुत interesting होगा ये जो coming year है, election year है। It'll be interesting to see कौन से नाम उभर के आते हैं। Elon Musk का लग रहा है कि कहीं ना कहीं होगा based on this big bold move he's done on his end. अच्छा माहीन, क्योंकि हम पॉसिबिलिटीज़ एंड प्रोबेबिलिटीज़ की बात कर रहे हैं, तो
मेरे जहन में ऐसे ही आ रहा था कि ये एप्स्टीन फाइल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ता जा रहा था ट्रम्प के ऊपर या फिर इंस्टीट्यूशंस के ऊपर कि उनको पब्लिक किया जाए, उसके ऊपर एहतजाज भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। एंड देन सडनली इतना बड़ा एडवेंचर हो जाना इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? या फिर जो वहाँ के सहाफ़ती हल्के हैं वो इस चीज़ को कैसे एनालाइज करें कि एप्स्टीन फाइल वाला मामला तो अब थोड़ा सा पीछे हो गया है, स्पेशली वेनेजुएला केस अटैक के बाद? देखिए ये स्ट्रेटेजिक मूव तो लग रही है। वेरी इंटरेस्टिंग जर्नलिस्टिक आई टू पॉइंट दैट आउट। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बाय यू राइट नाउ। मैं जो है होस्ट करती हूँ एक शो, इट्स कॉल्ड द अमेरिकन साइड, और हम लोग एप्स्टीन फाइल्स पे कर रहे हैं। हमारी एपिसोड निकलेगी यूट्यूब में, वी आर कॉल्ड एट द अमेरिकन साइड। तो वी फील लाइक ट्रम्प वांटेड टू डू समथिंग रियली ह्यूज बिकॉज ऑफ द एप्स्टीन फाइल्स। एप्स्टीन फाइल्स का भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ट्रम्प का नाम इस तरीके से स्पॉटलाइट हुआ है जैसे नेवर बिफोर इन दोस फाइल्स, बट ही इज द वन हु इनैक्टेड द ट्रांसपेरेंसी एक्ट. तो in a way one of the players who's kind of part of the ordeal has said, let's open these files up and see whose name is in there and who isn't, right? So I feel like this could have been a dramatic move to take the news cycle away from that. That could be one of the reasons, but also the tension between Latin America and US goes beyond Trump, right? It has always been there, but doing something as huge as doing an airstrike is something that no one saw coming. अच्छा बिल्कुल। अच्छा माहीन, एक तो आपको डोनाल्ड ट्रंप का मूड इस वक्त लग क्या रहा है? क्योंकि जैसे ही 2026 शुरू हुआ, ये सारी चीजें शुरू हो गई हैं, फिर वो सिर्फ वेनेजुएला पर अटैक नहीं करे, जिस तरह आयशा ने भी पहले कहा, वो मुख्तलिफ ममालिक और है जिनको धमकियां दे रहे हैं। फिर उन्होंने इंडिया को धमकी दी है कि रूसी तेल की खरीदारी का मामला अगर आप हल नहीं करते हैं तो फिर आप पर टैरिफ मजीद बढ़ा देंगे। क्या ट्रंप का मूड लग रहा है मजीद मुल्कों में भी कार्रवाई कर सकते हैं? जिस तरह मैक्सिको की उन्होंने बात की, क्यूबा की भी बात की, उनको भी धमकी दे रहे हैं। बिल्कुल, और उन्होंने ग्रीनलैंड का भी नाम लिया, जिससे वहाँ के रहने वाले भी थोड़े परेशान हो गए कि he literally said, about when he was asked about this particular instance, he talked about Greenland is next, quote unquote, Donald Trump. So, he is definitely going one area to another area with resources in mind, but kind of framing it as something else and kind of making a case for that. Just seeing what happened in Venezuela, कुछ महीने पहले उन्होंने ब्लेटेंट ट्वीट्स डालना शुरू कर दी थी, सेइंग दैट ये अभी जो फिलहाल ये जो हैं क्या कहते हैं वेनेजुएला के प्रेसिडेंट, ये इनका नाम शामिल है ड्रग डीलर्स में, इनका नाम शामिल है रिग्ड इलेक्शंस में, एंड सम ऑफ दीज स्टेटमेंट्स कुड बी ट्रू बट सम ऑफ देम वर बेस्ड ऑन जीरो एविडेंस एट ऑल. सो आई फील लाइक ही वाज काइंड ऑफ प्लांटिंग द सीड फॉर व्हाट केम नेक्स्ट. एंड क्योंकि उन्होंने ग्रीनलैंड का नाम लिया है, शायद ग्रीनलैंड आएगा. इंडिया का लेट्स सी. इंडिया के साथ भी रिलेशनशिप बड़ी इंटरेस्टिंग रही है. एक मैं बहुत इन डेप्थ आर्टिकल पढ़ी थी, मैंने आई थिंक लास्ट टाइम भी आप लोगों को बताया था कि हाउ पाकिस्तान इज काइंड ऑफ प्रेफर्ड बाय ट्रम्प compared to India. I think I mentioned it one of the shows to you as well. So you never know. I feel like Trump wakes up with a certain set of mood, and he gives his PR team a lot of nightmares and sleepless nights because he just says what's in his mind. Which is very dangerous, Maheen. Because he is the president of super power. Super power कहा जाता है ना अमेरिका को, और उसका प्रेसिडेंट अगर अपने मूड्स के ऊपर और मूड स्विंग्स के ऊपर वो फैसले लेते हैं, अगर लेते हैं, तो इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी डेंजरस या वो ऐसे प्रिटेंड करते हैं वर्ल्ड इटसेल्फ. लेकिन ये बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड जो है ना सिचुएशन नहीं है. इससे पहले भी हम अमेरिका की तरफ से इस तरह की सिचुएशन देख चुके हैं. लेट्स होप कि आगे ना बढ़े ये मामला, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर शायद दोबारा से वर्ल्ड ऑर्डर जो है ना वो कदीम आदमी तक चला जाएगा, जहां पर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ही ममालिक की तर्ज पर हमें नजर आएगा. माहीन, थैंक यू सो मच. देखते हैं यूएन क्या करता है. अभी मंडे को दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हो रही हैं अमेरिका में, जिसमें सबकी नजर है. एक तो ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो इमरजेंसी मीटिंग है, और दूसरा ये जो कोर्ट्स में प्रेजेंट होंगे न्यूयॉर्क के वेनेजुएला के प्रेसिडेंट और उनकी बीवी. डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड, देखते हैं क्या होता है. माहीन, बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया और अपना तज्जिया इस सारे मामले के ऊपर पेश किया. आज भी किया जा रहा है मुख्तलिफ ममालिक के अंदर इस अमरीकी हमले के खिलाफ, और लंदन से भी कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं. बिल्कुल. वैसे तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है उन्होंने तो खामोशी इख्तियार की हुई है, लेकिन वहाँ पर जो लोग हैं उनकी तरफ से एहतजाज किया हुआ है. बरतानवी कम्युनिस्ट पार्टी है, उन्होंने अमरीकी सिफारत खाने के बाहर एहतजाज किया और जंग के खिलाफ नारे लगाए हैं और अपनी नाराज़गी का इजहार किया, अपना एहतजाज रजिस्टर कराया है. और मुजाहिरीन वहाँ पर अमरीका की कार्रवाई के लिए बरतानिया की हिमायत रोकने का भी मुतालबा करते हुए हमें नजर आए हैं, क्योंकि बरतानिया जो है या तो वो खामोश रहेगा, या हम सब जानते हैं कि वो अमरीका के ही ग्रुप में है, वो उनकी मुखालफत में है या उनके अगेंस्ट
जाकर कोई बयान नहीं दे सकता। जो अमेरिका कर रहा है, बरतानिया हमेशा उनके साथ ही खड़ा होता है। पाकिस्तान की सिचुएशन जो है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान सारे मामले को एनालाइज कर रहा है और दोनों ममालिक जो है ना उनसे यही कहा गया है, हिदायत की गई है कि पेशेंस से काम लेना जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब बात आए सब्र का पैमाना लबरेज होने की, तो फिर ईरान जो है ना वो किसी से पीछे नहीं, क्योंकि ईरान में इतनी ज़्यादा महंगाई थी, करेंसी बहरान इतना ज़्यादा था, मुआशी मुश्किलात इतनी ज़्यादा थी कि लोगों ने वहाँ पर एहतजाज शुरू कर दिया है महंगाई के ख़िलाफ़। और अभी तक की इत्तलात के मुताबिक कई जानें भी जा चुकी हैं और लग ऐसा रहा है कि ये एहतजाजी मुजाहरे जो हैं उनमें मज़ीद शिद्दत भी आ चुकी है। एहतजाज का आगाज़ जो है 28 दिसंबर को हुआ था वस्ती तेहरान से, जब ताजरों और दुकानदार जो है ना उन्होंने कहा कि अब बस हो चुकी है, अब उनको सड़कों पर आना होगा। और उसके बाद मुल्क के 31 में से 22 सूबों के 100 से ज़ायद मकामात तक ये एहतजाज फैल चुका है, जिसमें तेहरान शामिल है, इस्फहान शामिल है, कुम शामिल है और हमदान जैसे अहम शहर। शायद कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये जो एक ताजरों की तरफ से शुरू होने वाला एहतजाज है वो पहले तो पूरे शहर में फैल जाएगा, फिर पूरे मुल्क में, यानी मुख्तलिफ सूबों में ये हमें देखने में मिल रहा है, जिसमें अभी तक 16 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं, कई लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। अब ये जो गिरफ्तारियां हो रही हैं और लोगों की जानें जा रही हैं, अमेरिका इस पर भी स्टेटमेंट दे रहा है और वो कह रहा है कि हमने इन पर गहरी नजर रखी हुई है और ईरान ने मजीद किया तो हम ये कर देंगे। मतलब अमेरिका जो है वो एक तरफ नहीं धमकियां दे रहा, वो ईरान को भी आकर धमकियां दे रहा है उनके अंदरूनी मामलात को लेकर। अच्छा, जो करेंसी काफ़ी डीवैल्यू हो गई है, अब ईरानी जो एक रियाल है वो काफ़ी ज़्यादा डीवैल्यू हो गया, लाखों रियाल जो मिलाकर $1 जो बन रहा है, एक अमेरिकी डॉलर, इसी वजह से ज्यादा एहतजाज। एक अमेरिकी डॉलर तकरीबन 14,20,000 रियाल के बराबर हो चुका है, जो कि सिर्फ एक साल पहले 8,20,000 रियाल के बराबर था। और दिसंबर तक महंगाई की शरह भी तकरीबन 50% तक पहुंच चुकी है। ईरान में ईंधन और घरेलू तवानाई की किल्लत पैदा हो चुकी है और खाने पीने की अशिया जो है उसकी कीमतों में 70% से ज़ायद इजाफा भी हो चुका है। ज़रा देख लेते हैं कि इस वक्त सिचुएशन जो है ना ईरान के अंदर क्या है। I'm at the restaurant in central Tehran where I just ordered a regular burger, a portion of fries and a cup of coffee, which cost me about $5, but in the local currency it's about 6 million riyals, which sounds like a staggering amount. The government wants to change that by dropping 4 zeros. This is a 500,000 riyal banknote, which is right now worth almost 40 to 50 cents. But to give you an idea of how much value the local currency has lost, this 200 riyal, for instance, was worth $1 back in 1981. कर्टिसी अल जजीरा, और वहाँ पर ये रिपोर्ट तैयार हुई थी और बताया गया था कि खाना जो है ना वहाँ पर वो कितना ज़्यादा महंगा हो चुका है, चाहे आप डॉलर के हिसाब से देख लें या फिर आप जो ईरानी रियाल है उसके हिसाब से देख लें। इन हालात के अंदर, जैसा अनम ने पहले बताया, कि अमेरिकी सदर ट्रंप जो हैं उन्होंने भी ईरान में फ़ौजी मुदाखलत की धमकी दे दी है और कहा है कि अगर ईरान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने पुरअमन मुजाहिरीन पर फायरिंग करके उन्हें हलाक किया तो अमेरिका मुदाखलत करेगा। और इस धमकी पर ईरानी क़यादत जो है ना उसने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई ने कहा है कि ईरान दुश्मन के सामने नहीं झुकेगा और मुजाहिरीन में से हंगामा करने वालों को उनकी हद में रखा जाएगा। अब इस सारी सिचुएशन के ऊपर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है माहिर उमूर मशरिक़ वस्ता मुर्तज़ा नगरी साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया, उनकी तरफ चलते हैं। बहुत मुर्तज़ा साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। इस वक्त जो एहतजाज हो रहा है तेहरान के अंदर, क्या सूरत हाल है, थोड़ा सा ये बता दीजिए, और क्या इससे कम है जो दिखाया जा रहा है या फिर इससे ज़्यादा भी हो सकता है? यूरोप में भी इन्फ्लेशन के ऊपर एहतजाजात होते हैं। आप यूके चले जाइए, आप जर्मनी चले जाइए, फ्रांस चले जाइए। फ्रांस में तो इतने बड़े बड़े मुजाहिरे हुए कि मिलियंस में लोग बाहर निकले और पुलिस ने किस किस्म का वहशियाना तशद्दुद किया वो आपने खुद देखा, लेकिन उस पर कोई बात नहीं हुई। यहाँ पर एक छोटे से इशू को इतना हाईलाइट किया गया, पूरी दुनिया में इतना हाईलाइट किया गया कि पूरी दुनिया में एक हाइप क्रिएट हो गई, और इस हाइप की आड़ में तो फिर वेनेजुएला के अंदर जो कुछ हो वो सब आप जानते हैं। बिजनेसमैन जो तबका है वो निकला था, उनके एहतजाज को ट्रैप करने की कोशिश की गई, क्योंकि ये अकली बात है कि जिस आदमी का करोड़ों डॉलर का सरमाया किसी स्टेट में लगा हुआ हो, वो इंसान कभी भी उस मुल्क के अंदर अपने खिलाफ कोई तहरीक खड़ी नहीं कर सकता, क्योंकि उसको अपने करोड़ों डॉलर का सरमाया अजीज होता है। तो उस एहतजाज को ट्रैप करने की कोशिश की गई। उसके अंदर शरपसंद लोगों को, पेड लोगों को दाखिल किया गया, जो पथराव पुलिस पर किया गया, यानी पुलिस पर हत्ता फायरिंग तक की गई। तो ये जो ट्रैप करने वाला सिलसिला था एहतजाज को, इस एहतजाज के 1-2 दिन के अंदर अंदर ताजिरों ने ऐलान कर दिया कि हमारा किसी भी किस्म की शरपसंदी से कोई ताल्लुक नहीं है। और ये वाजे हो गया कि मसलन शरपसंद जुदा हैं, मोतरजीन जुदा हैं।
तो इसके बाद फिर स्टेट ने मोतरजिन के खिलाफ कार्रवाई का आगाज किया, उनके खिलाफ फिर टारगेट कार्रवाई शुरू की गई और अल्हम्दुलिल्लाह तेहरान में और तमाम बड़े शहरों में किसी किस्म का कोई इस वक्त ऐसा बड़ा एहतजाज नहीं है कहीं भी। अच्छा। और बल्कि अब छोटा एहतजाज भी नहीं है। हाँ, सरहदी इलाकों में जो ईरान के खास तौर पे वो इलाके जो कुर्द बेल्ट से लगते हैं, लेकिन वो महदूद है। मसलन 100 लोग, 50 लोग, 30 लोग, 20 लोग निकलते हैं और बाइकों पे एक इलाके को टारगेट करते हैं, कुछ जो सरकारी या गैर सरकारी अवामी इमलाक है उसको नुकसान पहुंचाते हैं और फरार हो जाते हैं। तो है। ये एक पेट सिलसिला है बिल्कुल। जो कुछ शहरों में अभी मुर्तज़ा चल साहब, रहा है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये भी पैदा हो रहा है ना कि ये टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। व्हाई नाउ? क्योंकि हम अगर मुआशी सूरत हाल की बात करें तो वो कोई नई सिचुएशन नहीं है ईरान के लिए, वो पिछले साल से ही खराब है और काफी बुरी हमें नजर आ रही है। अभी क्यों ये हालात पैदा हुए हैं? आपने देखा कितनी खतरनाक हाइप क्रिएट हुई ईरान में 2-3 दिन से जो एहतजाजात चल रहे थे। पूरी दुनिया का मीडिया कुछ और दिखा ही नहीं रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया के सर पर ईरान सवार हो गया। और इसी दौरान फिर अमेरिका ने वेनेजुएला के अंदर किस तरह से काम निकाला अपना देखें आप। एक स्टेट के अंदर घुस के एक स्टेट के यानी अवामी मुंतखब शुदा नुमाइंदे को, उनके सदर को, उनके प्रेसिडेंट को उठाकर वहां से ले जाया गया पूरी दुनिया के सामने तमाशा बनाकर। और ये धमकी दी गई कि जब तक तेल हमारे हाथ में नहीं आएगा हम स्टेट को अपने हाथ में रखेंगे। जबकि ईरान के चंद लोगों के एहतजाजात को इतनी हाइप दी गई, तो एक इम्कान ये भी है कि इसे बहाना बनाकर ये सारा सिलसिला किया गया हो। 12 दिन की जंग के अंदर ये अच्छी तरह समझ लिया है कि ईरान से दूबदू लड़ना इनके लिए पॉसिबल नहीं है। लिहाजा ये कोशिश कर रहे हैं कि ईरान को इंटरनली ज़ईफ किया जाए और उसके बाद ये ईरान को अंदरूनी मामलात में मशगूल करके ऊपर से अटैक वैसे करें। तो आपने बता दिया है, लेकिन फिर भी अगर एहतजाज इतना ही पुरअमन हो रहा था तो फिर वायलेंट कैसे हो गया? और बहुत सारी जो इंसानी हुकूक की तंजीमें हैं वो कह रही है कि 16 अफराद की जान भी जा चुकी है। ये यहाँ तक मामलात कैसे पहुंच गए? अच्छा, जैसे ही एहतजाज शुरू हुआ पहले दिन तो मामला सिर्फ उनके एहतजाज तक रहा, दुकानें बंद हुई और बाजार के लोगों ने बाजार में एहतजाज किया। दूसरे दिन जब वो बाजार से थोड़ा सा बाहर निकले और रोड पर आए तो वहीं पर ये एहतजाज ट्रैप कर लिया गया। इसके अंदर ऐसे लोग डाले गए कि जिन्होंने एंटी स्टेट नारे लगाए और वीडियोस मौजूद हैं कि बाजार के लोग उनको पकड़ रहे हैं कि भाई तुम कौन से बाजार से आए हो, तुम्हारा इस प्रोटेस्ट से क्या ताल्लुक है। और उन्हीं के अंदर से पुलिस के ऊपर पथराव किया गया और स्ट्रेट फायरिंग भी की गई। पुलिस ने कोई जवाब नहीं दिया, चूंकि दुश्मन की साजिश ये थी कि अगर कोई रद्द अमल में फायरिंग होती तो ताजिर बरादरी को हुकूमत के खिलाफ किया जाता और एक वबाल खड़ा किया जाता। अच्छा, कहीं पुलिस की भी शहादतें हुई, 1-2। तहम्मुल का नतीजा ये निकला कि लोग समझ गए, ताजिर समझ गए कि इस एहतजाज को ट्रैप करने की कोशिश की गई है। और तीसरे दिन से ताजिरों ने इनसे रास्ता अलग कर लिया, कहा कि कोई एंटी स्टेट नारा हमारा नहीं है और किसी किस्म के तशद्दुद में हम शामिल नहीं है। हम सिर्फ अपना एहतजाज गवर्नमेंट को रिकॉर्ड करा रहे हैं कि डॉलर कंट्रोल किया जाए ताकि हम कारोबार सही तरीके से कर सकें। हमारे बस की बात नहीं है इस हालत में कारोबार करना। तो जब ये रास्ते जुदा हुए तो फिर गवर्नमेंट ने खुलकर एक्शन लिया। फिर देखा वो जो लोग एतराज के नाम पर बाहर आ रहे थे, अब उन शिद्दत पसंदों का पता चल गया। अब उन्होंने खुल के क्या किया, 100-100, 200-200 की जो टोलियां हैं इनकी, जो ये आके इस तरह के काम करते थे, उन लोगों ने जाकर इमलाक को, सरकारी गैर सरकारी इमलाक को जलाना शुरू कर दिया। तो गवर्नमेंट को पता चल गया और अवाम भी इनके खिलाफ हो गए। जुम्मे की नमाज के बाद बड़े बड़े अवामी एहतजाजात हुए। उसके नतीजे में फिर गवर्नमेंट ने सख्त एक्शन लिया। वेरी इंटरेस्टिंग मुर्तज़ा, लग नहीं रहा कि मैं ये पहली दफा सुन रही हूँ, लग रहा है सुना है ये सारा मामला। बहुत बहुत शुक्रिया। मुर्तज़ा नगरी हमारे साथ मौजूद थे और हमें बता रहे थे ईरान की सूरत हाल के बारे में। एक तरफ वेनेजुएला और अमेरिका की तरफ से जिस तरह से अब स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, ट्रंप की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, और फिर ईरान के मामले के ऊपर जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं ना, इकबाल का एक शेर जो है ना वो इस सिलसिले में मुझे याद आ जाता है। वो ये है, तकदीर के काजी का ये फतवा है अज़ल से, है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। आपको हमने बता दिया भाई दुनिया भर में क्या हो रहा है, लेकिन अपने मुल्क में हमारी सियासी सूरत हाल क्या है वो भी बतानी बड़ी ज़रूरी है। मुल्क में एक मरतबा फिर से सियासी बेयकीनी महाजराई हमें नज़र आ रही है। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान कशमकश या कशीदगी भी हमें नज़र आती रहती है और मिल बैठने की हर बार कोशिश की जाती है, बात भी की जाती है, लेकिन वो कोशिश हमें नाकाम होती हुई नज़र आती है। अच्छा, अपोजिशन जो है अब वो भरपूर तैयारियों में है कि उनकी जानिब से एहतजाज किया जाएगा 8 फरवरी को, और कुछ धमकियाँ भी दी जा
रही है, मगर हुकूमत क्या इसे संजीदा ले भी रही है, इस पर भी एक सवालिया निशान है। ये जान लेते हैं कि हुकूमत संजीदा ले रही है इसे या नहीं ले रही। नून लीग के रहनुमा और चेयरपर्सन पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज भट्ट साहिबा ने हमें ज्वाइन किया। उनकी तरफ चलते हैं ज़रा उनसे कि कैसे सोचा जा रहा है और कैसे देखा जा रहा है एहतजाज की इस कॉल को। थैंक यू सो मच मिस हिना परवेज भट्ट साहिबा हमें ज्वाइन करने के लिए। बताइएगा ये जो अब एहतजाज की कॉल दी गई है 8 फरवरी को, इसको कैसे देख रही है गवर्नमेंट? देखें, हुकूमत ऑन रिकॉर्ड है और हुकूमत की संजीदगी आपको सामने आती है। आप देखें कि जैसे आपके प्राइम मिनिस्टर ने ऑन रिकॉर्ड है कि संजीदगी से दावत दी है ऑपोजिशन को, और उनको बहुत दफ़ा कहा है कि आप आएँ, मिलें, हमारे स्पीकर साहब के चेम्बर में आएँ और आके बात करें, बिकॉज़ वो बिलीव करते हैं कि एक दूसरे से बात करने से ही चीज़ें हल होती हैं। लेकिन उसकी दूसरी तरफ हम देखें कि ऑपोजिशन की या इमरान खान साहब की ईगो इतनी ज़्यादा है कि वो इस चीज़ पे कि एक दूसरे से बात की जाए उसके ऊपर बिल्कुल नहीं आते। चाहे हम उनकी ट्वीट्स देखें, जब वो ट्वीट करते हैं तो वो रियासत के ख़िलाफ़ ट्वीट करते हैं, जब वो ट्वीट करते हैं तो चीफ़ ऑफ डिफेंस स्टाफ के ख़िलाफ़ ट्वीट करते हैं, जब वो ट्वीट करते हैं तो वो रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ट्वीट करते हैं। और अगर आप उनकी पार्टी में भी देख लें तो आपकी पार्टी में भी उनको डिवीज़न नज़र आती है। एक तरफ अलीमा ख़ान है जो कहती हैं कि कोई नेगोशिएशन नहीं हो सकती, एक तरफ इमरान खान है जो कहते हैं अगर मेरे पार्टी के मेंबर्स NDU अटेंड करेंगे तो वो मीर जाफ़र और मीर सादिक हैं। बल्कि और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो एक ऐसी कमेटी तश्कील दी गई है जिसमें अचकज़ई साहब और राजा अलामा नासिर साहब हैं, और उनको ये कहा गया है कि आपके पास मैंडेट है कि आप मुज़ाकरात करें। तो मुझे संजीदगी हुकूमत के लेवल पे तो नज़र आती है, लेकिन अपोजिशन के लेवल पे संजीदगी बिल्कुल नज़र नहीं आती। अच्छा हिना अगर साहिबा, हम उनका बिहेवियर देखें बिल्कुल। अच्छा हिना साहिबा, आप ये कह रही हैं कि बहुत clear एक है। तरफ मुज़ाकरात की बात की जाती है और दूसरी तरफ फिर इस तरह से स्टेटमेंट्स भी, और जो कि आप सही कह रही हैं कि एक्स के ऊपर हमें उस स्टेटमेंट्स नज़र भी आते हैं। लेकिन अगर हम गवर्नमेंट या नून लीग की सतह पर देखें तो वहाँ से भी हमें एक बहुत ही कंसेंसस तो नज़र नहीं आता मुज़ाकरात की सूरत हाल को लेकर, क्योंकि जब सुहेल आफरीदी साहब पंजाब आते हैं वहाँ पर किस तरह से उनको वेलकम किया गया, कोई प्रोटोकॉल उनको उस तरह से नहीं दिया गया। आपको लगता है कि ये हालात या इस तरह से एक वो जो माहौल बनाया जाता मुज़ाकरात का, उसके अंदर पंजाब हुकूमत ने अपना किरदार अदा किया था? सुहेल आफरीदी साहब जब असेंबली आए उस टाइम पे मैं भी असेंबली में थी। जितना प्रोटोकॉल सुहेल आफरीदी को मिला उतना किसी को भी नहीं मिलता, लेकिन जिस तरह उन्होंने आके और उनके वुज़रा ने बातें की, जिस तरह बिलो द बेल्ट स्टेटमेंट्स थी, जिस तरह उन्होंने अज़मा बुखारी के बारे में स्टेटमेंट्स दी, उनको मैं स्ट्रांगली कंडेम करती हूँ। अब पंजाब असेंबली के एक सर्टन रूल है, अगर हम भी पंजाब असेंबली में जाते हैं तो हमारे भी ID कार्ड्स चेक होते हैं, अगर हम किसी को लेके जाते हैं तो तब भी उनके भी आइडेंटिटी चेक होती है। इस तरह नहीं होता कि अब जत्थों के जत्थे असेंबली में ले आए। वो इस तरह के लोगों को असेंबली में लेके आए जिन्होंने 9 मई पे अटैक किया, जिनने GHQ पे अटैक किया, उन्होंने आए, उन्होंने गमले तोड़े, उन्होंने मारा, पुलिस को मारा। तो रादर दैन वो लाहौर आते और वो तारीफ़ करते कि लाहौर के अंदर मेट्रो बस इतनी खूबसूरत है, लाहौर के अंदर सुथरा पंजाब कितना अच्छा सिस्टम कर रहा है, लाहौर के अंदर ऑरेंज लाइन है, लाहौर के जो मंसूबे हैं उनसे वो इम्प्रेस होते हैं। 9 मई करने वाले तो सारे जेलों में नहीं है। आप कह रही हैं वो लोग असेंबली आ गए जिन्होंने 9 मई में जो बराह रास्त मुलव्विस थे, तो वो आज़ाद किस तरह से फिर हैं? फिर वो क्या क्या कर रहे थे? वो आज़ाद किस तरह से फिर रहे हैं? आप कह रही हैं जो 9 मई में मुलव्विस थे वो आके पंजाब असेंबली में उन लोगों की तरफ से धावा बोला गया है, तो वो गिरफ्तार क्यों नहीं है? वो गिरफ्तार अभी नहीं है ना, उनके नाम है लिस्ट पे, और जब वो नाम लिस्ट पे आए तो वो पता चला
कि वो ऑलरेडी बिलव्ड थे। वो लोग इस फितना फसाद क्रिएट करने में, GHQ पे हमला करने में, मुल्क के अंदर फितना फसाद क्रिएट करने में वो लोगों के नाम थे। और जब एक देखिए ना, एक लिस्ट प्रोवाइड होती है, जब भी असेंबली में कोई जाता है, पंजाब असेंबली में एक लिस्ट प्रोवाइड होती है, हम भी जाते हैं, हमारे भी ID कार्ड चेक होते हैं, हमारे साथ जो लोग जाते हैं उनके भी ID कार्ड चेक होते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो आए पंजाब असेंबली में गालियाँ दें, ऐसे लोग जो पंजाब असेंबली में आके पुलिस पे अटैक करें, ऐसे लोग जो पंजाब असेंबली में आके लीडरशिप पे गलत बातें करें, ख़वातीन पे गलत बातें करें, ऐसे लोग जो अज़मा बुखारी के कैरेक्टर असैसिनेशन करें, उन लोगों को बिल्कुल इजाज़त नहीं होगी। और इसके साथ साथ जिस तरह उन्होंने लाहौर में बिहेव किया, रादर दैन वो ये कहते कि लाहौर इतना खूबसूरत शहर है, लाहौर के अंदर मेट्रो कंपेल तो नहीं कर सकते, वो भी वैसे भी आपकी ऑपोजिशन जमात है ना कि वो वहाँ पर आकर आपके जो है ना तारीफों के पुल बांधना शुरू कर देते। आप किसी को कंपेल तो नहीं कर सकते, तारीफ तो दिल से ही निकलती है ना हिना साहिबा। अच्छा ये बता दीजिए, अब 8 फरवरी का जो ऐलान किया गया है, कंपेयर कर सकते, मैं कंपेल की बात कर रही हूँ, क्यों नहीं कंपेयर कर सकते मैडम? मैं कंपेल की बात कर रही हूँ, कंपेयर की बात नहीं करी। कंपेल किसी पर जोर नहीं डाल सकते ना आप तारीफ करने के लिए। और वो भी जब एक ऑपोजिशन कंपेल नहीं कर सकते, नहीं ठीक है, ओके, कंपेल नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई बंदा रियासत से सिंसियर है तो वो ये लाजमी कहेगा कि मैं यहाँ आया हूँ, मैंने लाहौर देखा है, लाहौर खूबसूरत है, लाहौर में सुथरा पंजाब है, लाहौर में एको फ्रेंडली बसेस हैं, लाहौर में मेट्रो है। एटलीस्ट वो कुछ सीख के तो जाता ना, रादर दैन वो हो सकता है उन्होंने सीख लिया हो, वो बस कहना ना चाह रहे हो, अटैक करे, हो सकता है उन्होंने सीख लिया हो। अच्छा ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, आपने अपना पॉइंट रख दिया। मुझे ये बता दीजिए, बात सुने, नहीं, अच्छा 8 फरवरी को जो ऐलान किया गया है, 8 फरवरी का जो ऐलान किया गया है हिना साहिबा, उसमें अगर पंजाब से लोग निकलते हैं एहतजाज के लिए तो क्या उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, या फिर उनको इजाजत दी जाएगी कि वो एहतजाज कर सकते हैं निकलकर बाहर? आपने जब वो लाहौर आए तो तब क्लियरली देख लिया कि कोई भी बंदा बाहर नहीं निकला, हम लोग भी बाहर थे, कोई बंदा PTI का बाहर नहीं निकला। वो अभी कराची भी जाएंगे तो आप देख लेना, कोई बंदा बाहर नहीं। सोशल मीडिया पर तो बड़ी वीडियोस थी लोगों के जितना मर्जी वो, हमारे रिपोर्टर्स भी रिपोर्ट करते रहे थे, वो फेक वीडियोस थी। अच्छा नहीं, लेकिन हमारे बताते रहे थे, हम पूरे लाहौर के शहर में फिर रहे थे ना, लिबर्टी मार्केट में कोई लोग थे, कहीं भी लोग नहीं थे। लाहौर का नॉर्मल सिस्टम चल रहा था। और मैं आपको ये बताती जाऊं कि अगर वो ये थ्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि 8 फरवरी को वो पहिया जाम करेंगे या 8 फरवरी को वो रियासत को फिर अटैक करेंगे, तो उनको उनका वही हाल होएगा जो उनका 9 मई में हाल हुआ था, और वही हाल होएगा जो 26 नवंबर का होएगा। देखिए इस वक्त मुल्क एक ऐसे पॉइंट पे खड़ा है कि हमें इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चाहिए। मुल्क एक ऐसे पॉइंट पे खड़ा है जहां इंटरनेशनल दहशतगर्दी भी हो रही है, अफगानिस्तान की तरफ से, इंडिया की तरफ से, और मुल्क के अंदर आपकी नेशनल दहशतगर्दी भी हो रही है। अब KPK में देखें कि रादर दैन KPK में वो दहशतगर्दी पे कंट्रोल करें, वो क्या काम करना शुरू करें, वो अदारों पे अटैक करें, वो गालियां दे रहे हैं, वो रियासत पे अटैक कर रहे हैं, तो इस तरह की चीजों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट कुछ दिन पहले सामने आई थी, वो कह रहे हैं कि 5 बड़े मिल बैठेंगे तो फिर एतमाद साजी होगी। अब ये जो 5 बड़ों के उन्होंने नाम बताए हैं या जो मिल बैठने की बात कर रहे हैं, वो कब मिल बैठेंगे? हम कब एक्सपेक्ट करें कि ये मुज़ाकरात की तरफ या बेहतरी की तरफ रास्ता जाता हुआ हमें नजर आएगा? देखिए यही हुकूमत की संजीदगी शो करती है, यही शो करती है कि राना सनाउल्लाह साहब कितनी संजीदा है इस बात में। यही शो करता है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने उनको खुद दावत दी कि आप आएँ और अपोजिशन आए और हमारे से बात करें। ये संजीदगी शो करती है कि अयाज सादिक साहब ने उनको कहा कि आप आएँ, वो क्यों नहीं आए। अच्छा, तो मैं यही कहती हूँ कि हुकूमत संजीदा है, लेकिन ऑपोजिशन सवाए मुल्क के अंदर फितना फसाद क्रिएट करने के, सवाए रियासत पे अटैक करने तो के, सवाए ट्वीट्स करने के, जी
वे आउट किस तरह से निकलेगा? फिर ठीक है, एक तरफ उनके बयानात भी हैं, आप जो बातें कर रही हैं वो एक तरफ होंगी अपनी जगह, और गवर्नमेंट आप कह रही हैं संजीदा है, तो दरमियानी रास्ता फिर निकालना तो है ना मुल्क की बेहतरी के लिए, वो कैसे निकलेगा? क्या फॉर्मूला है उसके लिए? दरमियानी रास्ता निकालना ज़रूरी है, लेकिन अगर एक बंदे की ईगो उसको आगे बढ़ने नहीं देती, एक बंदे की ईगो ये है कि वो ऑपोजिशन को हुकूमत से बात नहीं करने देती, एक बंदे की ईगो ये है कि वो मेक श्योर करे कि वो रियासत पे अटैक करे, एक बंदे की ईगो ये है कि वो 9 मई जैसी चीज़ें करे, हालांकि वो खुद मुलव्वस है घड़ी चोर में, 190 मिलियन पाउंड के मुकदमों में, और वो लेकिन इंसाइट करे लोगों को कि आप बाहर निकलें, आप रियासत पे अटैक करें, तो उनकी संजीदगी के ऊपर क्वेश्चन मार्क होता है। हम तो उनको वेलकम करते हैं कि बात करें, हम तो ये समझते हैं, राना सनाउल्लाह साहब ने भी ये कहा, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने भी ये कहा कि आप आए बैठे बात करें। हम तो चाहते हैं कि सोल्यूशन निकले, लेकिन वो अपनी ईगो की वजह से नहीं चाहते सोल्यूशन निकले, क्योंकि वो चाहते हैं कि मुल्क के अंदर फितना फसाद बने, क्योंकि वो टेररिज्म को फ़रोग देना चाहते हैं, क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि KPK में ऑपरेशन हो। देखिए, अगर सुहेल आफरीदी साहब इतने सिंसियर थे तो सबसे पहले KPK में काम शुरू करें, सबसे पहले KPK में जो दहशतगर्दी है उसको ख़त्म करें, सबसे पहले KPK में जो लोग हैं उनके जो मसाइल हैं वो सॉल्व करें, रादर दैन वो पहिया जाम अटैक या रियासत पे अटैक। आपका पॉइंट आ गया, आप तनकीद कर रही हैं ऑपोजिशन पर, सुहेल आफरीदी साहब पर। लेट्स टॉक अबाउट योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो आपको दी गई हैं बीइंग अ चेयरपर्सन पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी। ये बताइएगा हिना साहिबा कि जब से आपने ये ओहदा संभाला है तब से लेकर अब तक क्या क्या काम किया गया है, थोड़ा सा ये बता दीजिए, एंड ओवरऑल 1 साल के दौरान व्हाट डू यू थिंक ऑन्टोलॉजिकल डिग्निटी ऑफ वुमेन के लिए क्या काम किया गया है इस इदारे की तरफ से? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 2025 का साल बहुत अच्छा था। हमारे पास 24,000 केसेस ऑफ विमेन ऑफ जेंडर बेस्ड क्राइम रिपोर्ट हुए, जिसमें 18,000 केसेस हमने सॉल्व किए और 6,000 केसेस अभी अंडर प्रोसेस हैं। इसके साथ साथ सबसे ज़्यादा कामयाबी हमारी सानिया ज़ारा की केस की थी, जिसमें उस बच्ची को पूरी तरह कत्ल किया गया और उसके हस्बैंड ने, जिसने उसको कत्ल किया, उसको सज़ाए मौत की सज़ा सुनाई गई। इसके साथ साथ पंजाब एसेट कंट्रोल बिल 2025 मैंने पंजाब असेंबली से मंजूर कराया, जिसमें ख़वातीन के चेहरे ख़राब कर दिए जाते थे उनको एसिड फेंक के। इसके बाद हमने लाहौर का प्रोटेक्शन सेंटर फाइल किया, जिसमें आप कोई भी खातून आती है उसको FIR से लेके उसकी MLC होती है, उसकी फ्री लीगल एड उसको मिलता है, उसको शेल्टर होम प्रोवाइड होता है, उसको फाइनेंशियल हेल्प होती है, उनको आगे हम इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट करते हैं। इसके साथ साथ हम पंजाब पुलिस के साथ काम करते हैं। पंजाब पुलिस एक कमेंडेबल काम कर रही है। जब से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने ये ओथ उठाया, उनकी पहली स्पीच में ये बात बहुत क्लियर थी कि ख़वातीन मेरी रेड लाइन है, और उन्होंने कहा कि ख़वातीन पे किसी भी किस्म का वायलेंस जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो पंजाब पुलिस को ये हिदायत है कि विदिन 24 आवर्स ख़वातीन के केसेस सॉल्व हों। अगर आप ख़वातीन को प्रोटेक्ट तो किया जा रहा है, हिना साहिबा थोड़ा सा बता दें कितने मुल्ज़िमान को अभी तक सजाएं हो चुकी हैं इस तरह के केसेस में? बहुत से लोगों को सज़ाएं हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी प्रोसिक्यूशन थोड़ी सी वीक होती है, क्योंकि हम ख़वातीन को ये कहते हैं कि अगर खुदा न खास्ता आपके साथ कोई भी किस्म का तशद्दुद हुआ है, या खुदा न खास्ता कोई ना कोई रेप हुआ है, या कोई भी चीज़ हुई है, तो आप सबसे पहले अपना MLC कराएं।
आप PFSA में फोरेंसिक कराएं। उसके लिए और जो लोग हैं ना वो थोड़े से हेजिडेंट हैं, तो हमने अवेयरनेस कैंपेन शुरू की। अभी हमने 25 नवंबर से लेके 16 दिसंबर तक हर रोज़ एक अवेयरनेस कैंपेन शुरू की। हमने MOUs साइन किए, हमने MOUs हर यूनिवर्सिटी लम से लेके पंजाब कॉलेज, लाहौर कॉलेज, सबके साथ ये MOUs That's the most important part है ना, because जो स्टूडेंट्स हैं ना उनको पता होना चाहिए कि उनके हुकूक क्या हैं और किस तरह से स्टेट ने उनको महफूज रखा हुआ है, उनके पास ऐसे लॉज मौजूद है जो उनको सिक्योर करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हिना परवेज भट्ट साहिबा हमारे साथ। इंपॉर्टेंट बात ब्रेक पर जाने से पहले वो ये है कि हिना साहिबा ने ये कहा है कि अगर पंजाब में निकलते हैं लोग 8 फरवरी को एहतजाज के लिए PTI की तरफ से, तो फिर वही सलूक होगा जो 26 नवंबर को हुआ। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, साथ रहिए। शहर कायद की एक मरतबा फिर से बात कर लेते हैं, जहां पर वो फिर से दुनिया की नज़रों में सामने आया और अच्छी चीज़ के लिए सामने आया। साहिल समुंदर सी व्यू पर आलमी मयार की शानदार मैराथन रेस का इनेकाद वहां पर हुआ है। सेहत, हौसले और हम आहंगी का ये इवेंट सिर्फ कराची नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के मुस्बत इमेज को उजागर करने की एक भरपूर हमें अक्कासी नज़र आती है। और फिर दुनिया भर के 25 ममालिक ऐसे हैं जिससे ताल्लुक़ रखने वाले 7000 से ज़ायद रनर्स जो इस मैराथन में जिन्होंने शिरकत की, जिनमें मर्द भी शामिल थे, ख़वातीन भी शामिल थी और फिर बच्चे और मुख्तलिफ जो उम्र के अफराद हैं उन्होंने भी इसमें हिस्सा लिया। सक्खर के बाद अब कराची में भी ये मैराथन रेस हुई है। 42, 21, 10 और 5 किलोमीटर पर मुश्तमिल ये रेस न सिर्फ एक मुकाबला थी बल्कि सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी, नज़्म ज़ब्त की बात कर ले, आज़म की अलामत भी इसको कहा जा रहा है। आज हमारे साथ मौजूद हैं वो रनर्स जिन्होंने इस मैराथन में न सिर्फ पाकिस्तान का नाम रोशन किया बल्कि नौजवानों के लिए एक मिसाल भी कायम की है। तीसरी पोजीशन हासिल करने वाले मोहम्मद रमज़ानुल मुबारक, जिन्होंने 2 घंटे 49 मिनट और 6 सेकंड्स में रेस मुकम्मल की, वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। और एथलीट और मैराथन रनर सादिक शाह जो कि तवील दौड़ के शोबे में एक जाना पहचाना नाम, आज हम उनसे बात करेंगे कि कैसा वो महसूस कर रहे हैं एंड उनको क्या लगता है कराची में मैराथन या फिर पाकिस्तान के अंदर इस तरह की मैराथन्स का इनेकाद होना जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है, स्पेशली पाकिस्तान को दुनिया के मैप के ऊपर एक मरतबा फिर से स्पोर्ट्स की दुनिया में लाने के लिए। सादिक, पहले मैं आपसे आगाज़ करूंगी। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसा आप महसूस कर रहे हैं इस मैराथन का हिस्सा बनकर एंड व्हाट डू यू थिंक कि इस तरह की मैराथन्स या इस तरह के इवेंट्स जो है पाकिस्तान के लिए, स्पोर्ट्स के लिए कितने ज़रूरी हैं? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया मुझे शो पे बुलाने के लिए। और उसके बाद मैं ये कहूँगा कि देखें, जो हम लोग, मैं बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा, मैं 2020 की बात कर रहा हूँ कि मैं जब इस्तांबुल मैराथन करने गया, कोविड टाइम भी था, तो हम लोग सोचते थे कभी ऐसा दिन आएगा कि हम अपने मुल्क में फुल मैराथन भागें और हमें नहीं जाना पड़े दूसरे कंट्रीज में इतने हैसल से, ट्रैवलिंग से, वीजा से। खैर इस्तांबुल तो इतना मुश्किल नहीं, उसके बाद लंदन और US वगैरह में भी हमने मैराथन्स किए। तो वो एक बहुत बड़ा मरहला से आपको गुजरना पड़ता है जब तक आप वहां तक पहुंचते हो। तो वो बहुत ही एक कम टाइम में, 4 से 5 साल में वो पूरा हुआ, बल्कि 2 साल में 2023 या 24 में पहली दफा कराची मैराथन हुई, फिर 2025 और फिर ये तीसरा एडिशन 2026। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है ना सिर्फ कराची के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए, क्योंकि कराची मैराथन से वो चीज इनिशिएट हुई कि यार ये एक सर्टिफाइड रजिस्टर्ड मैराथन है, पूरी दुनिया में इसको रिकग्नाइज किया जाता है। आप बॉस्टन क्वालिफाई कर सकते हैं, उसके बाद फिर लोक सहायता जो सक्कर मैराथन है वो, और फिर अब आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह लाहौर, इस्लामाबाद भी उसमें आ रहे हैं। तो ये पूरे पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और जिस तरह से लोग कल आए, हजारों की तादाद में लोग अपने घरों से आए, और बहुत ही, अगर मैं इसको कंपेयर करूं लास्ट ईयर से, तो मैं बोलूंगा कि एक ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट थी, शायद 70-80% की इंप्रूवमेंट, जो बहुत बड़ी बात है एक साल में होना। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और इसमें जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। आप लोगों को भी बहुत ज्यादा मुबारक हो। रमजान में आपकी तरफ आऊंगी, आपकी 3rd पोजीशन आई है। आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो। अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा, कैसे जज्बात हैं आपके उस दौड़ में जाने से पहले और फिर बाद में? बहुत शुक्रिया मुबारकबाद का। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी टाइम से इस मैराथन की तैयारी कर रहा था। यूं तो हम 3-4 साल से रनिंग में हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम हमें इतने बड़े इवेंट में भागने का, दौड़ने का मौका मिला। तो मैं इसके लिए तमाम
फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी मतलब हेल्प का, और जो हमारा क्लब है उसका, और यहाँ के इंतजामात बहुत अच्छे थे। बहुत अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया हुआ था यहाँ पे, तो बड़ा अच्छा लगा। मतलब इतनी गैदरिंग थी और हर मतलब तर्ज जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले लोग यहाँ पे आए हुए थे, तो बड़ा अच्छा लगा। ठीक है। अच्छा रमज़ान, ये बताएं भागने दौड़ने ने, रनिंग करने ने आपकी ज़िंदगी के ऊपर क्या असर डाला या फिर क्या तब्दीली लेकर आया है ये स्पोर्ट्स आपकी ज़िंदगी में? रनिंग से पहले तो हम मतलब अपना डिसिप्लिन नहीं था हमारे, मतलब खाने पीने में जो जी चाहा, सोने उठने में हर चीज़ मतलब ना अपनी मर्जी से कर रहे थे और कुछ ज़िंदगी में मज़ा नहीं आ रहा था। तो जैसे हम रनिंग में पड़े तो हमें पता चला क्या चीज़ खानी है, क्या नहीं खाना, सेहत का ख्याल कैसे रखना है। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें जो हमें सीखने को मिली। तो रनिंग मेरे ख्याल में बहुत बेस्ट है अगर आप एक अच्छी सेहतमंद ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो। बिल्कुल सही है। अच्छा सादिक, कौन सी ऐसी गलती है जो रनर्स नॉर्मली कर रहे होते हैं या जो यंग बच्चे इस तरफ आना चाह रहे होते हैं, प्रोफेशनली इसको अडॉप्ट करना चाहते हैं, वो क्या उनको आप टिप्स देंगे या क्या वो चीज़ें फॉलो करें? देखिए, सबसे खूबसूरत चीज रनिंग के बारे में ये है कि रनिंग इज नॉट अ कॉम्प्लिकेटेड स्पोर्ट के आपको बहुत सारी चीजें सीखनी है। हम बचपन से ही भागते हैं और ये एक नेचुरल चीज है। तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें मैं लोगों को, ऑब्वियसली जब आप बहुत एक एडवांस लेवल पे जाते हैं उसके लिए टिप्स चाहिए। बहुत ही एक बेसिक चीज है और बहुत ही जबरदस्त चीज है। जिस तरह से हम खाते हैं, पीते हैं, सब कुछ करते हैं, इसी तरह से एक एक्टिविटी को आप अपनी जिंदगी का हिस्सा बना दें, और रनिंग उनमें से एक बेहतरीन एक्टिविटी है जो बहुत आसान है और सबको आता है। इसमें आपको सीखने की जरूरत नहीं है। और एक और चीज जो लास्ट टाइम मुझसे मेरा मकसद सवाल का सादिक ये है ना कि लोगों का स्टेमिना बिल्ड उस तरह से नहीं हुआ होता। वो थोड़ी सी वॉक भी कर लें तो कहते हैं सांस फूल रहा है, तो रनिंग तो फिर दूर की बात हो जाती है। इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि क्या ऐसी चीज है जो वो करें अपनी जिंदगी में। देखिए, मैं यही बोलूंगा कि आप पहले दिन जाओगे, हम सब की जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई। आप पहले दिन जाओगे, आप 200 मीटर भागोगे, 300 मीटर भागोगे, आप थक जाओगे। अगले दिन आप जाओगे, 300 से 350 होगा, 500 मीटर होगा, 1 किलोमीटर होगा। ये जब आप करते रहेंगे तो स्टेमिना बनता रहेगा। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है रनिंग में। अगर आज मुझे लोग कहते हैं कि आप 42 किलोमीटर कैसे भागते हैं नॉन स्टॉप, तो मैं उनको बताता हूं कि एक पॉइंट था कि मैं 300 मीटर नहीं भाग सकता था, जो हाफ किलोमीटर से भी कम है। तो करते करते रोज जाते जाते कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और एक आपका एक डिसिप्लिन होना चाहिए। बस उस डिसिप्लिन को आप फॉलो करें, जैसे हम एक डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, रोज खाना खाते हैं। इन द एंड ये बता दीजिए, एक मैराथन में भागने के लिए, एक मैराथन में हिस्सा लेने के लिए, अगर मैं फुल मैराथन या हाफ मैराथन की बात करूं, कितने वक्त की ट्रेनिंग ज़रूरी है और आपकी डाइट वगैरह जो है उसके बारे में कोई टिप्स आप देना चाहें? बिल्कुल, देखिए, अगर आप हाफ मैराथन या फुल मैराथन करना चाहते हैं तो आपको 5 से 6 महीने पहले, अगर आपको रेस में हिस्सा लेना है, आप हफ्ते में 4 दिन आपको भागना है, 7 से 8 किलोमीटर। अगर आप हाफ मैराथन करना चाहते हैं, फिर एक रन आप अपने वीक में थोड़ा सा ज्यादा रखें, जिसको आप लॉन्ग रन बोलते हैं। एक बहुत बड़ी गलती जो लोग करते हैं जब ट्रेनिंग करते हैं, तो वो रोज जाके तेज भागते हैं, अपना ऑल आउट एफर्ट देते हैं। वो आपने नहीं करना है। आपका 70% आप अपने रन्स को इजी रख के, चाहे वो जो भी पेस में हो, अगर आप थक जाते हैं आप वॉक करें, फिर जॉग करें, लेकिन ऑल आउट एफर्ट आपने रोज नहीं देना है। उसमें इंजरी भी होती है, उसमें आपकी फिटनेस भी जल्दी ऊपर नहीं जाती है। तो आपने अपने कंफर्ट में भागना है और रेगुलर भागना है, हफ्ते में 4 दिन। बिल्कुल ठीक है। रमजान, आप इन द एंड कुछ ऐड करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, जैसे कि इन्होंने बताया कि मतलब हम लोग अक्सर हम देखने में ये आता है कि जब रेस आ रही होती है कोई, तो लोग 2-3 हफ्ते पहले उसकी तैयारी शुरू कर देते हैं, तो जो कि बिल्कुल गलत है। अगर आपने किसी इवेंट में भागना है तो आपको कम से कम 5-6 माह चाहिए। तो उसमें आप ट्रेनिंग प्लान है उनको फॉलो करें और अपनी डाइट का ख्याल रखें। तो आप उसके लिए मतलब तैयारी करके आएँ। तो जो आखिरी जब हमारा रेस्ट का जब टाइम हो रहा होता है, टेपरिंग का, तो हम लोग उसमें तैयारी में लगे होते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें जो प्लान है वो फॉलो करने चाहिए। बिल्कुल ठीक है, प्लान्स फॉलो करने चाहिए और अपनी भरपूर तैयारी के साथ आना चाहिए। 2-3 दिन की तैयारी जो है ना वो काफ़ी नहीं होती। बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। मोहम्मद सादिक और रमजान, आप दोनों का मेरे ख्याल से सादिक कुछ कहना चाह रहे हैं। सादिक, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं?
मैं बस एक आखिरी छोटी सी चीज बोलूंगा कि हम इस पूरे इवेंट को और इस रनिंग को बहुत ज्यादा जो प्रमोट किया है वो है शुएब निजामी, और जो रनिंग ग्रुप्स हैं पाकिस्तान में, जैसे कि SVRC, WNP और भी बहुत सारे रनिंग ग्रुप्स हैं पूरे पाकिस्तान में, IRC, फैल्कन रनर्स हैं लाहौर में, तो ये इन सब का बहुत बड़ा हाथ है जिनका मैं मेंशन करना चाहता हूँ। डेफिनेटली क्रेडिट देना चाहिए उनको। एंड थैंक यू सो मच सादिक हमें ज्वाइन करने के लिए। रमज़ान आपको भी बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत मुबारक भी हो आपको। इसी तरह से दौड़ते रहिए, बड़ा ज़रूरी है। बड़ी इंपॉर्टेंट है इन दोनों ने, स्पेशली सादिक ने जो बताया कि भाई 2-3 दिन पहले या 1 हफ्ते पहले आप उठ के कहे भाई मैं मैराथन भागना शुरू कर दूंगा, ऐसे नहीं होता। आपको 5-6 महीने तक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एंड डेफिनेटली जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में डिसिप्लिन खुद ब खुद आ जाएगा। अब जाते हैं ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे मजीद, साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद। एक और अहम मामला जो हमने वीकेंड पे देखा, जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अहम स्टेप उठाया है और T20 वर्ल्ड कप जो अगले महीने होने जा रहा है उसके लिए टीम को भारत ना भेजने का ऐलान अब सामने आ गया है। बांग्लादेशी बोर्ड की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक BCB के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की हंगामी मीटिंग हुई जनाब, और उसके बाद भारत और श्रीलंका में T20 वर्ल्ड कप की डेवलपमेंट से मुतालिक जायजा लिया गया और उसके बाद ये ऐलान कर दिया गया कि भाई भारत नहीं जाएगी बांग्लादेश की टीम। एक तो सिक्योरिटी वाइज भी उनको वहां पर थ्रेट्स हैं, जिस तरह के प्रोटेस्ट हो रहे हैं और बांग्लादेश को लेकर जिस तरह के बयानात आ रहे हैं, लोगों में इश्तियाल फैलाया जा रहा है, एक तो वो भी वजह है। दूसरा फिर IPL में जो एक इनके प्लेयर थे मुस्तफिजुर रहमान, जो कि वहाँ के जो शाहरुख खान की टीम है उसमें खेलते थे, फिर वहाँ पर उन पर प्रेशर आया कि जी उनको टीम से ड्रॉप करे। बांग्लादेश का कोई प्लेयर यहां पर नहीं आया तो अल्टीमेटली उनको भी ड्रॉप कर दिया गया। ये सारी सूरत हाल के बाद ये अहम स्टेप लिया गया है। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, क्या बांग्लादेश वर्ल्ड कप में परफॉर्म करने वाला है, नहीं करने वाला, ICC क्या स्टेप्स ले सकता है, इसी पर बात कर लेते हैं। साबिक क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। तौसीफ साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये जो बांग्लादेश ने अहम स्टेप उठाया, ये ऐलान किया है, किस तरह से सूरत हाल किस तरफ जाती हुई नजर आ रही है आपको? कहीं और मुंतकिल हो जाएंगे इजीली मैचेस बांग्लादेश के? देखिए, बांग्लादेश तो अब जो स्टैंड लिया और सही स्टैंड लिया है, इसलिए कि आप ये देखें कि पाकिस्तान से जो दुश्मनी उनकी चल रही थी वो तो चल ही रही थी अपना, अब उन्होंने पूरी दुनिया को अपना दुश्मन बना लिया। अब एक छोटा नहीं कहूंगा लेकिन स्टैंड लेने वाला कंट्री जो है, और जो मेरा ख्याल है मजबूरी थी लोगों की, जो छोटी कंट्रीज की टीमें थी कि वो उनके पास चाहते थे बिकॉज ऑफ के वो लोग पैसों के ऊपर सारा दारोमदार करते थे। उसके बाद से जब से नकवी साहब ने वो एक मीटिंग बुलाई है ACC की, उसमें ज़ाहिर है बांग्लादेश पेश था, और हमने देखा स्टेज पे जब ये ट्रॉफी नहीं ले रहे थे तब भी बांग्लादेश का जो बोर्ड का हेड है वो सामने खड़ा हुआ था उस पे। तो फिर वो इनको बुरी लगी है चीजें, वो अभी भी यही समझ रहे थे कि शायद हम लोग जो है अपने उस पे कर, लेकिन मैं पहले से ये कहता था कि आपको एशिया को चाहिए कि एशिया की टीमें जो हैं वो आपस में वो करें, क्योंकि एक सवाल हमारी कंट्री का नहीं था कि हमारी कंट्री पे तो वो कर ही जा रहे थे, जो आप लोगों को भी किसी दिन ये वो करेंगे। तो आई थिंक जब चीजें सामने आ गई, और अब तो इंग्लिश लोग भी जो थे वो उनकी इन चीजों को बहुत ही बुरा भरा कह रहे हैं। आसिफ साहब, ये टीनएजर की तरह क्यों बिहेव कर रहा है इंडिया कि ये वाली बात भी बुरी लग गई, वो वाली बात भी बुरी लग गई, हर बात जाके बुरी लग जाती है। तो फिर ये जो एक इंटरनेशनली एक प्रोफेशनल बिहेवियर होता है वो क्यों नहीं दिखाया जा रहा है, स्पेशली क्रिकेट के मैदान के अंदर? एक तरफ पाकिस्तान तो ऑलरेडी नहीं जाएगा भारत, अब अगर बांग्लादेश भी नहीं जाता है तो फिर बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं फिर इस इवेंट के ऊपर भी कि भारत के अंदर होना भी चाहिए या नहीं होना चाहिए। देखिए, ये चीजें तो वो काफी पहले से कर रहे हैं, और लेकिन वो सिर्फ तोपों का रुख पाकिस्तान की तरफ उन्होंने किया था, और जब से जाहिर हमने उनको दूसरे मामलात में भी बिल्कुल ही नाक चने चबा दिए, तो उसके बाद से वो ऐसे हो गए। जाहिर है मोदी हुकूमत और इंतहा पसंद जो लोग थे उन्होंने वो हरकतें शुरू करवा दी जो कि दूसरों को बुरी लगी। अब उनको समझ आ रहा है कि भाई पाकिस्तान तो सही था, इसलिए कि वो पाकिस्तान के साथ बहुत ज्यादती करते थे, तो अब आहिस्ता आहिस्ता अपने दुश्मन बना लिए, और जाहिर है लग ये रहा है कि वहाँ के अपने लोग भी जो जितने हैं वो इसको बहुत बुरा समझ रहे हैं और अगेंस्ट बात कर रहे हैं।
तो अब मेरे नजदीक तो आपने जो सवाल किया उसमें डेफिनेटली इनको कुछ करना पड़ेगा, और मुझे नहीं फील होता कि बांग्लादेश अब कोई जो है ऐसे करेगा कि वो करना भी नहीं चाहिए। तौसीफ साहब, एक स्टैंड ले लिया आपने अपने मुल्क की प्राइड के लिए, और एक सिचुएशन जो खड़ी हो गई है जो आपके मुल्क के बिल्कुल अगेंस्ट जा रही है, तो आपको अपने मुल्क के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। तौसीफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। इससे पहले भी हमने देखा है भारत बहुत सारे क्रिकेट बोर्ड ICC के थ्रू या खुद भारतीय बोर्ड के थ्रू बुली करता रहा है, मैं ये कहूंगी, या प्लेयर्स को बुली करता रहा है, या अपने इलाके का चौधरी बनने की कोशिश करता रहा है। तो एक एक करके मुल्क अब सामने आ रहे हैं, उनके अगेंस्ट खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन अब लग ऐसा रहा है कि भारत जो भी स्टेप लेता है ना अपने मुल्क के लिए, वो उल्टा पड़ जाता है। चल जाता है। अच्छा जी, आगे बढ़ जाते हैं, और बड़ा ही अहम एक मौजू है जिसके ऊपर हमने बात करनी है, और इसके ऊपर हम अक्सर ऑफ एयर तो डिस्कस करते ही रहते थे, तो हमने सोचा कि इसके ऊपर हम बाकायदा तौर पर 2 एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं और इस पर बात करते हैं, क्योंकि इट्स अबाउट आवर फ्यूचर, हमारी फ्यूचर जनरेशन से मुताल्लिक ये बात है कि क्या हम अपने बच्चों को सवाल करना सिखा रहे हैं, क्या हम अपने बच्चों के अंदर तनकीदी सोच, मयारी सोच को डेवलप करना सिखा रहे हैं। जदीद दौर हम सब जानते हैं कि उसमें एक इन्फॉर्मेशन का फ़्लो हमें नज़र आता है, बच्चे सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा असर उनके सोचने, समझने, परखने, चीज़ों को क्रिटिकल अंदाज में देखने के ऊपर भी बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, और उसका शायद हमें असरात जो है ना कुछ साल के बाद जाकर नज़र आएंगे। तो हमने सोचा कि इसके ऊपर ज़रा जान लेते हैं कि पेरेंट्स को पेरेंटिंग किस तरह से करनी चाहिए, किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, और ऐसी कौन सी गलतियाँ हैं जो पेरेंट्स राइट नाउ कर रहे हैं जो उनके बच्चों के फ्यूचर के लिए ठीक नहीं है। हमारे साथ इस पर मौजूद है बात करने के लिए शीरी नकवी साहिबा। उनसे हम जानेंगे कि किया जाना चाहिए इस सिलसिले में, और वो खुद ओवरऑल कैसे देखती हैं इस सिचुएशन को, और इसके साथ साथ माहिर नफ्सियात हैं वजीहा जफर साहिबा, उन्होंने हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया, उनसे भी हम बात करेंगे। वजीहा, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। आपकी इजाज़त से अगर मैं शीरी आपा से स्टार्ट कर लूँ। आपा, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। आपको कैसा लगा जब आपको हमने बुलाया कि हम इस एक अहम इशू के ऊपर बात करना चाह रहे हैं कि बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? आजकल आपको नजर आते हैं बच्चे क्रिटिकली सोचते हुए अपने बारे में? हाँ बिल्कुल। अच्छा, इसमें उनको जो कंफ्यूजन होती है वो क्रिटिकल थिंकिंग की और क्रिटिसिज्म की है। इन दोनों चीजों में बड़े कंफ्यूज्ड हैं। तो क्रिटिसिज्म में तो हमेशा गलतियां निकालना वो दही में नमक के बराबर वाली बात है, लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग इज फॉर डेवलपमेंट, कि मैं नेक्स्ट स्टेप क्या करूं, इफ दिस देन व्हाट। ये 2 अलग चीजें होती हैं, ये सोच को दावत देती हैं, इमोशन को नहीं देती। क्रिटिसिज्म इज अबाउट इमोशन, जज्बात के बारे में होता है, उसमें आपको अपने बारे में अच्छी फीलिंग भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग इज लॉजिकल। ये सबसे पहली डिस्टिंक्शन है जो हर माँ बाप को सीखनी है। राइट, ठीक है। वजिया, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? एक माहिर नफ्सियात जब क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में सोचता है कि बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, तो वो क्या होती है? अच्छा, क्रिकेट जो इसके हवाले से हम बात करें ना, क्रिटिकल थिंकिंग ये डेली लाइफ में होती है, और ये बहुत अर्ली एज से स्टार्ट हो जाती है, और अक्सर पेरेंट्स इसको अर्ली एज में मिस कर देते हैं। घर के अंदर बच्चे की अपनी चीज़ों को लेके उसकी किस तरह से चीज़ों की एडजस्टमेंट करनी है, ऑर्गेनाइज करना है, वहाँ पे डिसीजन मेकिंग आप स्टार्ट कराते हैं, उसी में क्वेश्चनिंग करते हैं। लेकिन हमारे ये सोचा जाता है कि वो सिर्फ पढ़ने की एज है, बच्चा सिर्फ किस एज से शुरू हो जाता है? यूजली 4-5 साल के बाद ना बच्चे को इन चीज़ों पर लगा देते हैं। लाइक 4 साल की उम्र में आप बच्चे को इन चीज़ों पे स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि ये वो एज होती है जब बच्चे बहुत क्वेश्चंस करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, और इसी एज में बच्चे पेरेंट्स जो है वो थकना शुरू हो जाते हैं उनके सवालों से, और अक्सर उनको चुप करा देते हैं। या आई नो इट्स वेरी हार्ड कि आप हर सवाल का जवाब दें, लेकिन उन पैटर्न्स को लर्न करें, उन तरीकों को, टेक्निक्स को लर्न करें जो आपको बच्चे के साथ करनी चाहिए। और उन टेक्निक में सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि अगर आप थक गए हैं तो बच्चे को शटअप कॉल नहीं दें, बच्चे को डाइवर्ट कर दें, या बच्चे से कोई और सवाल खुद कर ले ताकि बच्चा सोचने पे लग जाए। जरूरी नहीं कि आप अच्छा, एक और चीज़, क्वेश्चन की फॉर्म में क्वेश्चन भी कर सकते हैं आप, इससे भी बच्चा सोचता है। अगर बच्चे को हर क्वेश्चन का आंसर मिलने की आदत हो जाए, उसको आंसर ढूंढने की आदत ना हो, तो वहाँ से क्रिटिकल थिंकिंग बहुत कम आती है। यूजुअली पेरेंट्स खुद गूगल करके आंसर्स ढूंढने लग जाते हैं। वो ये भी कह सकते हैं अच्छा मिल के देखते हैं इसका क्या आंसर हो सकता है। तो ये चीज़ बच्चे के अंदर एक तजस्सुस जो है ना वो पैदा करती है कि मैं जवाब ढूंढूं। सवाल से ज़्यादा जो जवाब ढूंढने के बच्चे के अंदर तजस्सुस होता है वो उसकी ब्रेन डेवलपमेंट करता है बहुत अर्ली एज में, और हमारे बहुत लेट स्टार्ट करते हैं पेरेंट्स, जो सबसे बड़ी मिस्टेक। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा शीरी आपा, जिस तरह अभी बात करी थी कि जो घर का माहौल है और पेरेंट्स को किस तरह से बिहेव करना चाहिए, अगर बच्चा एक सर्टन वे में सवाल पूछ रहा है जो आप नहीं भी जवाब देना चाहते, उसको किस तरह से आपने मोड़ देना है बात कोई,
घर का माहौल कितना असर डालता है, या फिर बच्चा जहां पर पढ़ने जाता है, कोई तालीमी इदारा स्कूल है, स्कूल या क्लासरूम का एनवायरनमेंट कितना बच्चे की जहन पर असर डालता है क्रिटिकल थिंकिंग के लिए? बेतहाशा घर का माहौल सिर्फ माँ बाप और बच्चे के दरमियान की बात नहीं है। माँ बाप आपस में कैसी गुफ्तगू कर रहे हैं, आर दे क्यूरियस अबाउट ईच अदर। अगर मियाँ ने आके कुछ बताया तो वो क्या, अच्छा फिर क्या हुआ, अच्छा इसके बाद क्या हुआ, फिर आपने क्या किया, ये वाले जो माहौल है, ये सांस लेने जैसे हवा होती है हमारे फेफड़ों में, ये लफ्ज होते हैं जो हमारे दिमाग में ऑक्सीजन की तरह जाते हैं। इसमें क्यूरियोसिटी बच्चे की जो नेचुरल आदत है वो आप उसको प्रमोट कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल जो बच्चे के लिए होता है, तुम्हारा क्या ख्याल है? जब आप ख्याल को दावत देते हैं, वही बात इमोशन को सिर्फ नहीं, हाँ उसके बाद आप पूछ सकते हैं, अच्छा इससे हाउ डू यू फील अबाउट इट, तुम्हारी क्या जज्बात है इसके बारे में, अच्छा ये जज्बात तुमने पहले कब महसूस किए, और अच्छे जज्बात है तुम इनको आगे कैसे लेके जा सकते हो। अगर शीरी आप इतनी अच्छी बात कर रही हैं ना, आप ये बहुत अच्छी बात कर रही हैं, लेकिन हमें ऐसा होता हुआ नजर नहीं आता। खास तौर पर बच्चों को कहा जाता है, अगर वो कुछ बोलना भी चाहे ना तो कहा जाता है भाई तुम छोटे हो, तुम चुप कर जाओ। उसके बाद बड़े होने के बाद तो वैसे ही कहा जाता है कि भाई आपकी राय इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं रखती। फिर आप काम करने के लिए जब जाते हैं तो वहाँ पर भी आपका रवैया क्योंकि ऐसा डेवलप हो चुका होता है कि आपको सवाल करने की, क्रिटिकली सोचने की आदत नहीं होती, तो आपके बॉसेस भी कहते हैं भाई आप तो चुप ही कर जाएं, जो आपको कहा जा रहा है सिर्फ उस चीज़ के ऊपर आप जाएं। मैं आती हूँ उसके ऊपर, लेकिन हमारे साथ एक लाइव कॉलर है याहिया, उनकी तरफ चलते हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं, देन आई विल कम बैक टू यू शीरी आपा, और आप का नुक्ता नज़र जानूंगी मैं इस पर। याहिया, थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो तमाम दोनों स्मार्ट गर्ल्स को सलाम हो, और शीनी आपा तो वैसे ही छाई हुई है, और वजिया को भी सलाम हो। देखिए ये हम टीवी का मैं थैंक यू पहले अदा करना चाहता हूँ कि कराची के मसाइल को बहुत अच्छा टेकअप करते हैं, और मुझे बड़ी खुशी होती है जब आप कंसर्न रहते हैं। इट्स अ ब्लेसिंग फॉर अस। मैं ये एक बात कहना चाहता हूँ, देखिए हमें जो सवाल दो बातें हैं इसके अंदर आयशा। देखें, एक तो ये होता है या तो बहुत ज्यादा बच्चों को पैम्पर कर देते हैं या बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट कर देते हैं, ये दोनों चीजें नहीं होनी चाहिए। वी शुड लिव इन द अभी 2026 में वालिदैन को जीना चाहिए और 2026 के मसाइल को समझना चाहिए। हमारे अंदर एबिलिटी होनी चाहिए आंसर करने की। हमें ये नहीं होना चाहिए कि हम सवाल करने में गुस्से हों। ये उनके दौर की भाई वो है ना कि भाई वो सवाल करना सीख गए, हम नहीं करते थे उस जमाने में, वो सवाल सही था। मेरा जो सवाल है ना शीरी आपा से और फजिया से, वो ये देखिए हम बहुत ज्यादा IT बेस्ड हमारा सारा सिस्टम उस पर आ गया है, ठीक है। हमारे बच्चे जो है मास्टली हम खुद भी गैजेट से लग गए, तो हमारा जो क्वालिटी टाइम होता है बच्चों को समझाने का, जो पीरियड होता है ना, जब वो रॉ मटेरियल होते हैं, उस वक्त हम मेहनत नहीं करते, बाद में हम रोते हैं। तो व्हाट इज द वे टू हैंडल देम? इमारत जो है उसकी तामीर किस तरह से की जाए कि बच्चे जो है ना उनकी सही तरह से हमें नजर आए कि उनकी पर्सनालिटी अच्छी डेवलप हुई है। बहुत शुक्रिया आपका याया, बड़ी अच्छी बात करके गए याया कि भाई जिस टाइम पे रॉ है वो हमारे सामने हैं, हम अपने मुताबिक उनको मोल्ड कर सकते हैं अपने हाथों के साथ। उसी वक्त अगर हम तवज्जो नहीं देंगे, वही जो आप बात शुरू में कर रही थी वजिया, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड उस तरह से नहीं कर पा रहे। एक चीज़ होती थी कि हम सवाल करते थे पहले, तो उसके लिए हम अगेन थोड़ा सा ना हमें जिद्दोजहद करनी पड़ती थी, कोशिश करनी पड़ती थी। अब हम फौरी तौर पर गूगल पे लिखते हैं, हमारे सामने आंसर आ जाता है। तो वो जो एक जर्नी होती थी हमारे सवाल के दिमाग में उठने से उस तक पहुंचने की, वो भी हमें बहुत कुछ सिखाती थी और क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करती थी। इसने कितना ज़्यादा अफेक्ट किया है टेक्नोलॉजी ने इस सारी सिचुएशन को? किया कि बच्चे इंपल्सिव हो गए हैं। इंपल्सिविटी फिर वो सिर्फ क्वेश्चन के आंसर तक नहीं रही, वो हर चीज़ में रही है। उनको हर चीज़ फौरी चाहिए, हर चीज़ का जवाब सिर्फ ये नहीं, उन्हें हर चीज़ अपने सामने चाहिए। कुछ चीज़ मांग रहे हैं और जब नहीं होता तो डिप्रेशन क्यों कॉमन हो गया बहुत कम एज में। अब मेरे पास एक बच्चा आया, घर वालों ने कहा बिल्कुल चुप रहता है या फिर गुस्सा करता है, तो मैंने उसके साथ हमने पूछा क्या पसंद है, उसने कहा लूडो खेलते हुए हमने उससे इतने सवाल किए, उसने इतने जवाब दिए, और जब पेरेंट्स से पूछा कहते हैं मुझे तो नहीं पता था कि ये ऐसी भी बातें करता है। और वो 6 साल का बच्चा, और पेरेंट्स को कोई इल्म नहीं है। पेरेंट्स को अपने बच्चों के बारे में भी आइडिया नहीं होता क्योंकि वो भी टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, उनके पास भी टाइम नहीं है ना बच्चों को देने के लिए। और मैं एक चीज़ एग्जैक्टली यहाँ ऐड करूँगी हर पेरेंट के लिए कि जो आप बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं वो आपको भी हील करता है। वो आपके अंदर से जो बच्चा निकलता है ना, वो फिर दुनिया की जितनी अफरा तफरी है ना उससे रोकता है आपको। और आप करके देखें, मैं कितने पेरेंट्स को बाकायदा क्लिनिक में प्रैक्टिस कराती हूँ और पेरेंट्स इतना खुश होते हैं और उनकी अपनी जो एंजाइटी है वो काम डाउन होती है। ये इंस्पिरेशन पता मैं शीरी आपा से लेती हूँ, क्योंकि जब भी हम उनसे बात करते हैं मैं उनको कहती हूँ शी इज़ द जेंजीएस्ट ऑफ द जेंजी। मैंने उनके लिए ना अपने तौर पर नाम रखा हुआ है। आई होप शीरी आपा इसका बुरा नहीं बनाती, लेकिन जब भी आप उनसे बात करते हैं आपको फील होता है कि उनके अंदर का बच्चा जो है ना वो अभी भी जिंदा है। तो आपा क्या गुर है आपके पास
क्या ये पेरेंट्स को भी आप सिखाती हैं कि कैसे अपने अंदर के बच्चे को भी जिंदा रखना है, जो सवाल भी करता है और उसके साथ साथ एक बैलेंस पर्सनालिटी है उसकी? बचपन में सबसे पहली चीज जो मेरे साथ हुई थी वो दो थी, ट्रस्ट एंड डिसिप्लिन। तो शुरू से ही कभी जजमेंट नहीं करें अपने बच्चे पे। जब वो कोई जवाब दे तो उस पे ये नहीं कहें कि तुम तो ये हो, लेबल्स ना लगाएं। लेबल सबसे कि तुम तो नकम्मे हो, तुम ऐसा क्यों सोचते हो, तुम सुस्त हो, ये आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को जैम कर देता है। जैसे एक रोड ब्लॉक हो जाए कि आप स्पीड में जा रहे हैं और आगे नहीं जा सकते। बच्चा हमेशा उस पैटर्न पे जाने लगता है कि मेरे साथ जो जजमेंट हुई है वो मैं हूं, और वो अपने को इस पैमाने में बंद करके फिर उसकी सोच तंग होना शुरू हो जाती है। तो जजमेंट के अलावा अच्छा, लेट द चाइल्ड डिसाइड, ये तुमने ऐसे कहा, अब बताओ इसका क्या होगा, इसका फायदा क्या है, इसका नुकसान क्या हो सकता है। छोटे बच्चे के साथ 0 to 2 years का बच्चा जो होता है ना, वो ट्रस्ट सीखता है। माँ बाप उसको लोरियां सिखाएं। 3 महीने का बच्चा फैसला करता है, एनालिसिस करता है। वो कहता है कि माँ मैं रोती हूँ, माँ बाप मुझे उठा लेते हैं तो रोना शुरू करो, गोद में चल जाए। ये एनालिटिकल थिंकिंग उसके 3 महीने तक आ जाती है। वो फैसला करके माँ बाप को नचाना शुरू हो जाते हैं। अब माँ बाप उसको उठा रहे हैं, सुला रहे हैं, अपनी नींदें हराम, कोई जरूरत नहीं है। डिसिप्लिन आपने रखना है। 6 महीने का बच्चा अलग सोता है अपने कमरे में। बिल्कुल सही है। ये हम अपने बिस्तरों में घुस के सुलाते शीरी आपा, आपकी बात को ना इंटरप्ट करने का वैसे ही दिल नहीं करता, लेकिन जरूरी है, मजबूरी भी। हमारे साथ लाइव कॉलर इस वक्त मौजूद हैं। मुश्ताक अहमद ने मुल्तान से हमें ज्वाइन किया है, उनकी भी राय ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुश्ताक, क्या सवाल करेंगे या क्या ऐड करेंगे? मुश्ताक आप हमारे साथ मौजूद हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या सवाल करेंगे? मेरा सवाल वालिदैन से है कि वालिदैन जो है ना, अब बच्चों पे जो तशद्दुद करते हैं या बच्चा बाइस। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी मुश्ताक बताइए। जी ये वालिदैन जब बच्चे पे तशद्दुद करते हैं तो इसका असर दूसरे बच्चों पे भी पड़ता है। अगर आपके 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं, और आपस की लड़ाई का भी जो है ना असर वालिदैन पे पड़ता, बच्चों पे पड़ता है। साइकोलॉजिकल असर पड़ता है या नहीं पड़ता? ठीक है मुश्ताक, आपका पॉइंट आ गया। इन द एंड वजिया आपको जवाब देना चाहेंगे क्योंकि वी आर आउट ऑफ टाइम ऑलमोस्ट। मैं यहाँ ये ऐड करूँगी कि जो भी सिर्फ लड़ाई नहीं, जो भी बिहेवियर होते हैं, आप रोल मॉडल होते हैं बच्चे के लिए, वो डायरेक्ट उसकी पर्सनालिटी पे इम्पैक्ट करता है, स्ट्रांगली, बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। शीरी आपा, आप भी एग्री करेंगे इस बात से? बच्चों पर नफसियाती असर होता है अगर पेरेंट्स आपस में लड़ रहे हैं या बाकी बच्चों को डांट रहे हैं तो? बिल्कुल। सबसे पहले जब आप बड़े होके वो कैसे अपनी एडल्ट लाइफ में किसी और को ट्रीट करेंगे, उसका इफेक्ट इस लड़ाई की वजह से शुरू होता है। इस लड़ाई की वजह। बहुत बहुत शुक्रिया शीरी आपा, थैंक यू सो मच। वक्त कम होता है लेकिन उसके बावजूद हम ऐसी बातें कुछ ना कुछ आपसे ना खींच लेते हैं जो कि फ़ायदेमंद होती हैं हमारे देखने वालों के लिए भी और हमारे लिए भी। बहुत शुक्रिया आपका एंड वजिया आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जाते जाते मैं सिर्फ ये कहूँगी, अपने बच्चों को वो बेबी शार्क से बचा लीजिए, अल्लाह का वास्ता है। आपके बच्चों के जहन के अंदर वो कोई वुसअत पैदा नहीं कर रहा, कोई क्रिटिकल थिंकिंग को एनहांस जहन से निकालें कैसे, जिनके जहनों में चला गया है। भाई प्रॉब्लम ये है कि उसके ऊपर काम करें ना, बच्चों को दूर करें। बच्चे छोटे हैं, वो भूल भी जाएंगे। वक्त खत्म हो गया, इंशाल्लाह आपसे करेंगे दोबारा मुलाकात। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।